नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 8 जुलाई 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, फंसे बिजली प्रोजेक्टों को रियायतें देगी सरकार। ऊर्जा राज्य हिमाचल में सालों से नया बिजली प्रोजेक्ट उत्पादन में नहीं आया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ऊर्जा क्षेत्र को गति देना चाहती है और यह प्रयास करना चाहती है कि आवंटित किए गए प्रोजेक्टों को पूरा किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि पिछली सरकारों से हटकर कुछ नई रियायतें यहां परियोजना प्रबंधकों को दी जाएं, जिससे न केवल पुराने अधर में लटके प्रोजेक्ट पूरे हो सकें बल्कि नए परियोजना प्रबंधक भी यहां पर आए और बिजली क्षेत्र में निवेश करें। प्रदेश में 24,000 मेगावाट की बिजली क्षमता है, जिसमें से अभी तक 10 से 11,000 मेगावाट का ही दोहन हो सका है। हालांकि सरकार ने लगभग 20,000 मेगावाट की परियोजनाओं को आवंटित कर रखा है, मगर कई साल हो गए किसी नई परियोजना का काम पूरा नहीं हो सका है। बिजली क्षेत्र में निवेश इस वक्त पूरी तरह से ठप होकर रह गया है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने किन्हीं कारणों से अटके पड़े प्रोजेक्टों को क्लियर करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया था। कुछ समय पहले 2 IAS अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इन अधिकारियों ने पूरा मामला जानने के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब जल्दी ही कैबिनेट को यह रिपोर्ट दी जाएगी। कैबिनेट फैसला लेगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि कमेटी अपने सुझाव इस रिपोर्ट में देने वाली है। जिन अधिकारियों को यह रिपोर्ट देने का जिम्मा दिया गया था, उनमें आशुतोष गर्ग और अरिंदम चौधरी हैं। आशुतोष गर्ग पहले हिमऊर्जा में काम कर रहे हैं और अभी विशेष सचिव कार्मिक हैं, जबकि अरिंदम चौधरी वर्तमान में विशेष सचिव ऊर्जा का दायित्व देख रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि 25 मेगावाट तक की क्षमता के 14 प्रोजेक्ट हैं, जो सालों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं 40 के करीब छोटे 5 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट हैं। इन परियोजना प्रबंधकों ने अपनी समस्याओं का जिक्र मुख्यमंत्री सुक्खू से किया था। इसके बाद सीएम ने कमेटी बनाकर उसे जिम्मेदारी सौंपी थी। नहीं मिल रही स्वीकृतियां। बताया जा रहा है कि बिजली परियोजना प्रबंधकों के सामने NOC के मामले हैं, जिनको जरूरी स्वीकृतियां नहीं मिल पा रही हैं। इसमें कई मामले ग्राम पंचायतों की स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से फंसे हुए हैं। वहीं कुछ मामले फॉरेस्ट क्लियरेंस और कुछ अन्य कारणों से फंसे हैं, जिनमें प्रदेश सरकार को अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। 11 जुलाई को कैबिनेट, अगली कैबिनेट में यह रिपोर्ट जा सकती है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि 11 जुलाई को कैबिनेट होगी। वैसे इसका आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है, क्योंकि तब भी आचार संहिता लागू होगी। अब 11 जुलाई को कैबिनेट नहीं होती है तो यह आचार संहिता के बाद होगी। उस बैठक में ऊर्जा क्षेत्र की यह रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिस पर सरकार बड़ा फैसला लेगी। समाचार नंबर 2, हिमाचल उपचुनाव, इस बार चुनाव में कोई स्टार नहीं कर रहा प्रचार। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव आखिरी दौर में है, मगर इस चुनाव में स्टार प्रचारकों ने पूरी तरह से दूरी बनाए रखी है। न तो भाजपा की ओर से कोई बड़ा स्टार प्रचारक यहां आया और न ही कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शिमला जरूर आई थी और माना जा रहा था कि वह देहरा में चुनाव प्रचार करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और किसी बड़े नेता के आने की कोई सूचना नहीं है। ऐसे में साफ है कि इस बार 3 सीटों पर हुए उपचुनाव का पूरा दारोमदार हिमाचल के नेताओं पर ही रहा है। जीत और हार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही होगी। एक तरफ भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भाजपा अध्यक्ष डा राजीव बिंदल पर इन चुनावों का जिम्मा रहा, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह की जिम्मेदारी रही। हालांकि प्रदेश के सभी नेता दोनों दलों के मैदान में डटे रहे हैं और उन्होंने माहौल अपने अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिशें की हैं, मगर जिस तरह से स्टार वार पिछले उपचुनाव में हुआ, जहां 6 सीटों पर चुनाव था, वैसा इन 3 सीटों पर नहीं हो सका।
लगभग 1 महीने से 3 सीटों देहरा, हमीरपुर व नालागढ़ में चुनाव प्रचार चला, जो अब थमने को है, क्योंकि 10 जुलाई को इन सीटों पर मतदाता वोटिंग करेंगे। इन सीटों पर चुनाव प्रचार पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहा। इससे पहले जो 6 सीटों पर चुनाव हुए, वहां दोनों ही दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी जनसभाएं की थी और पूरा माहौल बनाया। इसमें सरकार को 4 सीटों पर जीत मिली, जबकि भाजपा 2 ही सीटों तक सीमित रही। कुल मिलाकर कांग्रेस व भाजपा के प्रदेश के नेताओं के कंधों पर जीत व हार का सेहरा बंधेगा। इन नेताओं ने भी अपना पूरा दमखम लगाया है। इन नेताओं को आना था, पर नहीं पहुंचे। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची दी थी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेताओं के नाम उसमें शामिल किए थे, मगर इनमें से कोई नेता यहां पर नहीं आया। देहरा में रोमांचक जंग। देहरा में मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है, लिहाजा यह जरूर माना गया कि उन्होंने देहरा पर काफी ज्यादा फोकस किया है। दूसरी तरफ भाजपा के आला नेताओं ने भी बड़ा जोखिम उठाया है, क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी दौर तक भी भाजपा अपने बड़े नाराज नेताओं को मनाने में नाकाम रही है। अभी भी धवाला सरीखे नेताओं को पूरी तरह से भाजपा नहीं मना पाई है। कांग्रेस में सीएम ने ही तीनों प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें सिर्फ उन्हीं की चली। समाचार नंबर 3। 13 जुलाई को देहरा के भाग्य का सूर्योदय होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि 13 जुलाई को देहरा के भाग्य का सूर्य उदय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई के बाद देहरा मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र कहलाएगा और लोगों को पहली बार एहसास होगा कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र कैसा होता है और विकास के आयाम कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि देहरा कोई नहीं 13 के अभिशाप को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा ने धनबल के अहंकार में जनता की ताकत को कुछ नहीं समझते। पहले उन्होंने पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को चुनाव लड़े की चुनौती थी और फिर विधानसभा में कहा कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की साजिश में कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का साथ दिया, लेकिन जनता ने धनबल की राजनीति को नकार कर कांग्रेस विधायकों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया। मुख्यमंत्री रविवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र के खैरिया, बोंगता, बाड़ी, शिवनाथ, ध्वाला, ठाकुरद्वारा, मुहल, राजोल और देहरा में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा देहरा में होशियार सिंह सिर्फ वोट की राजनीति करने में व्यस्त रहे और क्षेत्र के विकास को अनदेखा किया। उनकी प्राथमिकता अपने रिजॉर्ट को काम पूरा करना है और विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। 6 महीने पहले जब वे हरिपुर आए थे तो निर्दलीय विधायक की हर मांग को पूरा किया, लेकिन काम न होने का आरोप लगाकर उन्होंने भाजपा की साजिश में शामिल होकर अपनी विधायकी बेच डाली। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार से निर्दलीय विधायक को दिक्कत थी तो भाजपा के साथ बैठ जाते। उपचुनाव का बोझ जनता पर क्यों डाला? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि होशियार सिंह ने देहरा की जनता से बिना पूछे इस्तीफा दिया और अब दोबारा 3.5 साल के लिए विधायक बनने को वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और देहरा की समस्याओं का समाधान भी करेगी। होशियार सिंह की बुद्धि भ्रष्ट होने से देहरा की तकदीर बदल गई है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक संजय रतन, अजय सोलंकी, प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डा राजेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस बार उपचुनाव में विकास करवाने वालों को चुनेगी जनता। सीएम सुक्खू ने कहा कि इतिहास में पहली बार निर्दलीय विधायक अपना इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए धरने पर बैठे और कोर्ट गए। इसकी असली वजह भाजपा से डील की रुकी हुई दूसरी किस्त थी। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अब होशियार सिंह समेत तीनों निर्दलीय विधायकों को अटैची मिल चुके हैं। होशियार सिंह ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के सम्मान को भाजपा के पास गिरवी रखा और अब देहरा की जनता इस अपमान का बदला लेने को तैयार है। उन्होंने कहा कि देहरा से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह अब उस धन से जनता को वोट खरीदने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता विकास को चुनेगी और कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर को भारी मतों से विजयी बनाएगी। देहरा की तस्वीर बदल जाएगी। सीएम ने कहा कि 1 साल के भीतर देहरा की तस्वीर कांग्रेस सरकार बदल देगी। पौंग बांध विस्थापितों की मदद के लिए अगर कानून भी बदलना पड़ा
तो कानून भी बदल देंगे। देहरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा एसई लोक निर्माण विभाग का कार्यालय भी खोला जाएगा, जिसकी अधिसूचना चुनाव के बाद जारी की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस सरकार ने राज्य के संसाधनों की लूट को बंद करने के लिए प्रयास किए और एक वर्ष में ही 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन प्रदान कर रही है और इस योजना के तहत अब तक 3 किश्तों के 4500 रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डावाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत गरीब विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर 20 लाख रुपए का कर्ज उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरंभ की है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में उन्हें अपनाया है। गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है और प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाले गेहूं को 40 रुपए तथा मक्की को 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। कांग्रेस ने पहली बार निचले क्षेत्र से बनाया सीएम। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 75 साल में पहली बार निचले क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनाया है और निचले क्षेत्र के विकास, तरक्की और खुशहाली के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही गरीब लोगों के बारे में सोचा है, प्रदेश के अनाथ बच्चों के बारे में सोचा है, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के हित के बारे में फैसले लिए हैं और बजट में इन सब के लिए प्रावधान किया है। सरकार ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा की है। भाजपा ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को छलपूर्वक गिराने का प्रयास किया है, जिसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सीएम ने कहा कि इस्तीफा क्यों दिया, इसका जवाब जनता को उनसे जरूर पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर को भारी मतों से विजय बनाएं और क्षेत्र के विकास, खुशहाली, रोजगार के अवसर के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाएं। जयराम सरकार बनाने के सपने न देखें। डिप्टी सीएम बोले, भाजपा ने प्रदेश में बनाया अस्थिरता का माहौल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने पिछले 6 महीनों से हिमाचल में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाया हुआ है और कांग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने व प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में भाजपा की इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 3 उपचुनावों में भी जनता कांग्रेस की जीत के साथ भाजपा को करारा सबक सिखा देगी। उप मुख्यमंत्री ने उक्त शब्द रविवार को नालागढ़ विस क्षेत्र के रामशहर में देर शाम कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 10 जुलाई को होने वाले विस उपचुनाव के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जबरदस्ती जनता पर उपचुनाव का बोझ डाला है। भाजपा जितनी मर्जी ताकत लगा ले, कांग्रेस भारी बहुमत से तीनों सीट जीतेगी। नेता विपक्ष को समझ लेना चाहिए कि सरकार नहीं गिरने वाली, अब समय माफी मांगने का है। जयराम ठाकुर सरकार बनाने के सपने देखने के बजाय जनता से अपने कृत्य के लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा लगाई गई विधायकों की मंडी में भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर ने भी अपना ईमान बेचा है। आज भाजपा प्रत्याशी जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, जनता कह रही है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। समाचार नंबर 4। फॉरेस्ट क्लियरेंस के चक्कर में 5 साल से फंसा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिमाचल प्रदेश में 5 साल पहले प्रस्तावित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट क्लियरेंस के चक्कर में फंसा है। इस संस्थान के लिए 1 हेक्टेयर जमीन चिन्हित है, मगर इस जमीन को एफसीए की मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अब इसे फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट यानी एफआरए में मंजूरी लेने का प्रयास शुरू किया है। माना जा रहा है कि अब जल्दी ही इसे मंजूरी मिल जाएगी, जिसके साथ केंद्र सरकार से पैसे की डिमांड भी कर दी गई है। इस संस्थान पर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्च होगा और हिमाचल के लिए यह संस्थान अहम है। शिमला के साथ लगते घनाहट्टी से आगे घरोग में इस जनजातीय शोध केंद्र के लिए जमीन देखी गई है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में पिछले कल ही भारत सरकार के जनजातीय विकास मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जाना। प्रदेश के अधिकारियों ने ताजा स्थिति की जानकारी दी और इसके निर्माण के लिए पैसे की डिमांड रखी। भारत सरकार का जनजातीय विकास मंत्रालय इसके लिए हिमाचल को 15 से 20 करोड़ रुपए का बजट देगा, जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी हो चुकी है। वर्ष 2019 में हिमाचल को केंद्र ने यह प्रोजेक्ट मंजूर किया है।
प्रदेश के जनजातीय विकास विभाग ने घनाहट्टी के घरोग में इसके लिए जमीन का चयन कर इसका केस बनाकर एफसीए की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन एफसीए में इसे मंजूरी नहीं मिल पाई। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बार बार इसको लेकर आपत्तियां लगाता रहा। अब विभाग ने संशोधित प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें केवल 12 बीघा ही जमीन चिन्हित की गई है, लिहाजा अब इसका मसौदा वन अधिकार अधिनियम FRA के तहत बनाया गया है। क्योंकि इतनी जमीन को वन विभाग के DFO मंजूर करने के लिए सक्षम है, इसलिए केस को डाइवर्ट किया है। वन विभाग से इसमें जल्द मंजूरी मांगी गई है। विभाग की मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए बजट भी जल्द मिलने की उम्मीद है। HDM प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन को देंगे बढ़ावा। बताया जाता है कि इस रिसर्च संस्थान में कई तरह की सुविधाएं होंगी। देश के दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर इस तरह के संस्थान बनाए गए हैं, जहां पर जनजातीय लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। शिला में भी इस संस्थान के माध्यम से एक जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा। प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ी पहल होगी। इसमें दशकों पहले जनजातीय लोग जिन रोजमर्रा की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, उन्हें संजोकर रखा जाएगा। संग्रहालय में रोजमर्रा की कई ऐसी वस्तुएं रखी जाएंगी, जिनके नाम युवा पीढ़ी भूल चुकी है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगा। दोनों विभागों ने किया साइट का निरीक्षण। जनजातीय इलाकों में भी विकास के साथ लोग अपनी परंपरा और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इस तरह की पहल संस्कृति के संरक्षण और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए वरदान साबित होगी। बताया जाता है कि यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अभी तक इस तरह का कोई संस्थान हिमाचल में नहीं है, लेकिन अब इसके निर्माण में तेजी आएगी। शनिवार को वन विभाग की टीम व जनजातीय विकास विभाग की टीम ने चयनित स्थल का निरीक्षण भी किया। इसके बाद अब आगामी प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ रही जनजातीय लोगों की संख्या। प्रदेश में जनजातीय लोगों की जनसंख्या अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसमें अब भविष्य में हाटी भी जुड़ रहे हैं, जिनके लिए भी इस तरह का संस्थान महत्वपूर्ण होगा। यहाँ जनजातीय लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य में किन्नौर, लाहौल स्पीति, भरमौर व पांगी क्षेत्रों की समृद्ध संस्कृति है, जिसकी झलक इस संस्थान में मिलेगी। वहाँ के लोगों या जन प्रतिनिधियों को यहाँ कई तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा। समाचार नंबर 5। हिमाचल मॉनसून, प्रदेश में 62 सड़कें, 334 ट्रांसफार्मर बंद। हिमाचल प्रदेश लगातार बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन से 150 से ज्यादा सड़कें और 334 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से फरियाद लगाई है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। मौसम विभाग के अनुसार 12 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान है। 8 और 9 जुलाई को मानसून की गति थोड़ी धीमी होगी। 10 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा। वहीं धर्मशाला में शनिवार रात को सबसे ज्यादा 214.6 mm बारिश हुई। पालमपुर में 212.4, कांगड़ा में 157.6, जोगिंद्रनगर में 169.0, बैजनाथ में 142.0, जोत में 95.4, नगरोटा सूरिया में 90.2, सुजानपुर में 72.0, धौलाकुआं में 70.0, धमरूर में 68.2, नादौन में 63.0 mm और बरठीन में 58.8 mm बारिश हुई है। वहीं सिरमौर के धौलाकुआं में 70, बिलासपुर के बरठीन में 58.8, ऊना में 50.6 mm वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में कहां कितना तापमान? शिमला 22.5, सुंदरनगर 32.5, भुतर 33.4, कल्पा 20, धर्मशाला 27.5, ऊना 34.4, नाहन 27.4, केलांग 22.7, सोलन 29, मनाली 25.2, कांगड़ा 31.4, मंडी 31.6, बिलासपुर 36.6, हमीरपुर 33.4, चंबा 32.2, जुब्बलहट्टी 27, कुफरी 19.3, नारकंडा 19.5 व रिकांगपियो 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। जुलाई में अब तक सामान्य से 106% अधिक बारिश। प्रदेश में जुलाई माह में 6 दिनों के दौरान 72 mm वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 106% अधिक है। कांगड़ा में अब प्रदेश में सबसे अधिक करीब 240 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 206% अधिक है।
मंडी में 195 mm वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से प्रदेश में सबसे अधिक 281% अधिक दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से सबसे कम 77% कम और किन्नौर में सामान्य से 35% कम वर्षा दर्ज की गई है। समाचार नंबर 6, जल्द भेजे असुरक्षित स्कूल भवनों की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने स्कूल सुरक्षा प्रोजेक्ट के तहत जिलों से स्कूलों के भवनों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग ने 2 सप्ताह में स्कूल भवनों को लेकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। इसमें दस्तावेजों सहित फोटो व वीडियो के माध्यम से यह रिपोर्ट देनी होगी। प्रदेश में कुल कितने स्कूल भवन हैं, कितने स्कूल भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया है और कितने स्कूल भवन सुरक्षित हैं, आदि के बारे में जानकारी देनी होगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि यदि इस बारे में सही तरह की जानकारी नहीं दी जाती है तो यह जिम्मेदारी स्वयं स्कूल हेड की होगी। डिफॉल्टर के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सभी जिला उपनिदेशकों को अधिसूचना जारी की गई है। उपनिदेशकों को स्कूल हेड व कमेटी सहित संबंधित विभागों के साथ स्कूलों के भवनों को लेकर नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल भवनों का रखरखाव करने के लिए कहा है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पुराने स्कूल भवन के चलते स्कूल भवन को लेकर कोई खतरा है तो इस बारे में बताया जाए। विभाग ने स्कूल सुरक्षा नीति के तहत प्रत्येक स्कूल हेड से तिमाही आधार पर यह रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में केंद्रीय योजनाओं को खुला पोर्टल। प्रदेश के स्कूलों में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए नेशनल पोर्टल स्कीम पर छात्र आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पोर्टल शुरू कर दिया गया है। 31 अगस्त तक छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी वर्ग में पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास, MCM स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी, जबकि फर्स्ट लेवल की वेरिफिकेशन INO स्तर पर 15 नवंबर और सेकेंड लेवल की वेरिफिकेशन 30 नवंबर तक होगी। निदेशालय ने इस स्कीम का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों के सभी प्रमाण पत्र तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि बाद में आवेदन के लिए कोई परेशानी न हो। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के बैंक खातों को जल्द आधार से जोड़ने के लिए कहा गया है। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में विद्यार्थियों के अधूरे आवेदनों व खाते से आधार न जुड़े होने के चलते सैकड़ों विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप अभी तक जारी नहीं हो पाई है। शिक्षा विभाग द्वारा इन दिनों विद्यार्थियों के खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करवाई जा रही है। समाचार नंबर 7, हिमाचल न्यूज। बागबानों से लूट को कैसे रोकेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने वाला है और इससे पहले एक और डर बागबानों को सता रहा है। हर साल उनका पैसा कुछ ऐसे आढ़तियों के पास फंस जाता है जो उनको पैसा नहीं देते। उनसे धोखाधड़ी के ऐसे कई मामले हैं और पुलिस के पास ऐसी कई शिकायतें, मगर इनमें अब तक कुछ नहीं हो सका है। हर साल सरकार इस संबंध में कदम उठाने की कोशिशें करती हैं, मगर ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि बागबान इसमें सीधे रूप से आढ़ती से जुड़ा होता है और बाद में जब धोखाधड़ी होती है तो शिकायत पुलिस के पास जाती है। ऐसे में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि आढ़तियों को लाइसेंस सरकार की एजेंसी देती है, तो सवाल इन एजेंसियों पर उठते हैं, मगर बागबानों का पैसा नहीं मिल पाता। बताया जाता है कि इस बार सरकार आढ़तियों को लाइसेंस के लिए लगने वाली सिक्योरिटी राशि को बढ़ाएगी और इतनी फीस लेने की सोची जा रही है कि बागबानों का पैसा उसकी सिक्योरिटी मनी से ही चुकता कर दिया जाए। इसे लेकर बागवानी विभाग सोच रहा है और मार्केटिंग बोर्ड के साथ भी इस सिलसिले में बातचीत हो रही है, परंतु सिक्योरिटी मनी कितनी बढ़ाई जाएगी यह अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी मनी अभी ली जा रही है, जिसे 25 लाख रुपए तक बढ़ाने की सोच रहे हैं। जिस तरह के मामले बागबानों से लूट के सामने आए हैं, उसमें सरकार आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेती है यह देखना होगा। इस संबंध में जल्दी ही बागबानी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। समाचार नंबर 8, शहरों में भी ऑनलाइन मिलेगी परिवार नकल। प्रदेश के शहरी निकायों में भी लोगों जल्द परिवार रजिस्टर नकल ऑनलाइन मिलेगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। ऑनलाइन परिवार रजिस्टर नकल के लिए प्रदेश के शहरी निकायों में सर्वे किया जा रहा है। प्रदेश भर में करीब 60 शहरी निकाय हैं। प्रदेश के 60 शहरी निकायों में अब तक करीब 50% लोगों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। रजिस्टर नकल के लिए ऑनलाइन करने के लिए IT विभाग द्वारा परिवार पोर्टल तैयार किया जा रहा है।
इससे पहले प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर परिवार रजिस्टर नकल ऑनलाइन दी जा रही है। इसके बाद अब प्रदेश के शहरी निकायों में भी परिवार रजिस्टर नकल देने की तैयारी है। शहरी निकायों में परिवार रजिस्टर का अनुरक्षण नियम 2023 के प्रावधानुसार शहरी विकास निदेशालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की परिधि में रह रहे परिवारों का एक परिवार रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। इस आशय से शहरी विकास निदेशालय द्वारा प्रत्येक स्थानीय शहरी निकायों में वार्ड वाइज परिवार रजिस्टर तैयार करने हेतु एक मोबाइल ऐप तैयार की गई है और सामान्य सेवा केंद्र लोक मित्र केंद्र को सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है। परिवार रजिस्टर तैयार करने हेतु सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। उधर शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपाल चंद का कहना है कि परिवार रजिस्टर के लिए सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरी निकायों में 50% सर्वे पूरा कर लिया गया है। शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपाल चंद ने बताया कि सर्वे सहित परिवार रजिस्टर का कार्य दिसंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। समाचार नंबर 9। नाहन में निकली भगवान श्री जगन्नाथ की 16वीं रथ यात्रा, उमड़ा जनसैलाब। ओडिशा के पुरी की तर्ज पर रविवार को सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में हिमाचल प्रदेश की 16वीं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली। हजारों की तादाद में श्रद्धालु उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से नाहन शहर में उमड़े। इस दौरान शहर की सड़क श्रद्धालुओं की तादाद से मानो जाम हो गई हो। ऐतिहासिक शहर नाहन में भगवान जगन्नाथ जी की 16वीं भव्य नगर रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। 28 जून से श्रीमद् भागवत कथा के साथ प्रारंभ हुई इस भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ परंपराओं का निर्वहन करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल द्वारा किया गया। रविवार को रथ यात्रा के शुभारंभ से पहले प्रातः 8 बजे विग्रह पूजन के साथ आयोजित यज्ञ में श्रद्धालुओं के द्वारा पूर्णाहुति दी गई। बड़ा चौक स्थित प्राचीन ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से अपनी बहन सुभद्रा देवी माता के साथ बड़े भाई बलभद्र और भगवान श्री कृष्ण जी विग्रह के रूप में पालकियों में सवार होकर दिल्ली गेट बाजार से चौगान मैदान होते हुए कालीस्थान मंदिर पहुँचे। ढोलनगाड़ों के साथ श्रद्धालु पालकियों को कंधों पर सजाकर भगवान जगन्नाथ जी को रथारूढ़ करने के लिए चौगान मैदान पहुँचे। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन मंडल के अध्यक्ष प्रकाश बंसल द्वारा श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी गयी। इसके बाद रथ यात्रा मुख्य पुजारी पंडित रामदत्त शास्त्री के द्वारा स्वस्ति मंत्रों के साथ आरती पूजन के बाद ब्रह्मांड पिता भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग समर्पित किए गए। रथ यात्रा प्रबंधन के द्वारा रथ के आगे झाड़ू लगाने की परंपरा निभाते हुए रथ को गति दी गई। इस भव्य रथ को जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा खींचा गया, तो वहीं क्या पुरुष क्या नारियां बच्चा बच्चा कृष्ण भक्ति में झूमता नाचता नजर आया। पंडित रामदत्त शास्त्री ने बताया कि श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींचने से सहयोगियों के बराबर पुण्य मिलता है। उन्होंने बताया कि यह रथ भगवान के विराजमान होने के बाद बुद्धि, चित्त और अहंकार का स्वरूप होता है। उन्होंने बताया कि रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान श्री जगन्नाथ जी साक्षात रूप में विद्यमान होते हैं। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा शरीर और आत्मा के मेल की ओर संकेत करता है और यह आत्मदृष्टि बनाए रखने में भी प्रेरणा देता है। वहीं रथ यात्रा मंडल समिति के अध्यक्ष प्रकाश बंसल ने बताया कि 2009 से शुरू हुई यह भव्य रथ यात्रा अब श्रद्धा का विकराल रूप धारण कर चुकी है। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत के श्रद्धालुओं के सहयोग से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रवेश का पहला तोरण द्वार भी लाखों की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पूरी धाम में नीम की लकड़ी का रथ बनाया जाता है, इस प्रकार इस रथ यात्रा के रथ का निर्माण भी उसी तर्ज पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भक्तों और श्रद्धालुओं के सहयोग से नगर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के 4 द्वारा बनाए जाएंगे, जिनमें से एक द्वार काल पूरक श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के साथ साथ नाहन शहर की आक्रांताओं से रक्षा की थी। बहरहाल रविवार को आयोजित हुई भव्य रथ यात्रा चौगान से शुरू होकर माल रोड, गुन्नू घाट, लालटेन चौक, रानीताल होते हुए बस स्टैंड मां शीतला देवी मंदिर के समीप पहुंची। एचडीएम भक्तों के लिए पकवानों के स्टॉल। शहर से रथ यात्रा गुजरने के दौरान श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लोगों और सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा तरह तरह के पकवानों के स्टॉल लगाए गए थे। हरियाणा के नारायणगढ़ से आई नारायणगढ़ सेवा समिति के अध्यक्ष सुमन दुआ व उनके सहयोगियों के द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी चौगान में अटूट प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। समाचार नंबर 10। देहरा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे मुख्यमंत्री।
देहरा में मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले ही हार का आभास हो चुका है और अपनी हार सामने देखकर मुख्यमंत्री सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। ये शब्द देहरा उपचुनाव में भाजपा प्रभारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व सुलाह के विधायक विपिन सिंह परमार ने कहे। श्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पत्नी के चुनाव के लिए पूरी सरकार को देहरा में बिठा दिया है और प्रदेश का सचिवालय कई दिनों से सूना पड़ा है। सचिवालय में आने वाले फरियादी वहां से निराश होकर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने देहरा को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। इससे यह साबित होता है कि जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मूड बना लिया है। विपिन परमार ने कहा कि हिमाचल को 95,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डुबोने वाली कांग्रेस सरकार 10,000 करोड़ का और कर्ज लेने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में कांग्रेस डरा धमका कर वोट लेने की कोशिश कर रही है। कर्मचारियों को ट्रांसफर का डर, व्यापारियों को चालान का डर देकर तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भाजपा का झंडा लगाने वाले छोटे व्यापारियों के बिना वजह से उपचुनावों के दौरान 1,000 से ज्यादा चालान कटवा चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस यह भूल रही है कि वह प्रदेश की स्वाभिमानी जनता के ईमान को नहीं खरीद सकती। अगर मुख्यमंत्री ने 18 माह में काम किया होता तो आज वोट के लिए गली गली न घूमना पड़ता। सरकार ने प्रदेश को दिया तो कुछ नहीं, बल्कि भाजपा सरकार का दिया सब बंद कर दिया। प्रदेश में माफिया राज का बोलबाला है और माफिया यहाँ पर दंदना रहा है और सीएम के मित्र चांदी कूट रहे हैं। समाचार नंबर 11। प्रदेश में पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार की होगी मैपिंग। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार की सीमाओं की मैपिंग की जाएगी। पुलिस महानिदेशक डीजीपी के निर्देशों अनुसार एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के भीतर पुलिस स्टेशनों की क्षेत्राधिकार सीमाओं को मैपिंग करने का कार्य AGIS-AC को सौंपा है। परामर्श के आधार पर भूसूचना विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र AGIS-AC उपरोक्त कार्य का प्रस्ताव AGIS-AC को सौंपा है। यह पहल बेहतर पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की प्रदेश पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के एकीकरण से विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों का सटीक मानचित्रण संभव हो सकेगा, जिससे कानून प्रवर्तन की दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। पुलिस अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीन समाधान अपनाने के लिए समर्पित है। AGIS-AC के साथ यह सहयोग राज्य में पुलिसिंग प्रथाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उधर ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस के SP नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए तथा उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैपिंग करने के उद्देश्य से सभी पुलिस थानों की बाउंड्रीज की जियो मैपिंग की जा रही है। SP नरवीर राठौर ने बताया कि इस कार्य को भूसूचना विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र को सौंपा है। पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। HDM जियो मैपिंग से ये होंगे लाभ। SP TTR नरवीर राठौर ने बताया कि सटीक अपराध मानचित्रण लक्षित हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करते हुए अपराध पैटर्न और हॉटस्पॉट के दृश्य को सक्षम बनाता है। कुशल संसाधन आवंटन अपराध प्रवृत्तियों और भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर पुलिस संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से तैनात करने में सहायता करता है। बेहतर समन्वय क्षेत्राधिकार की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके ओवरलैप और अस्पष्टताओं को कम करके पुलिस स्टेशनों के बीच समन्वय में सुधार करता है। बेहतर प्रतिक्रिया समय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सटीक स्थान डाटा प्रदान करके प्रतिक्रिया समय को कम करने में मदद करता है। समाचार नंबर 12। KYC के नाम पर बैंक खाते में सेंध। साइबर ठग आए दिन लोगों को लूटने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। शातिर कस्टमर को कॉल करके पहले गुमराह करते हैं और फिर बड़ी सफाई से उसी कस्टमर से उसका बैंक अकाउंट खाली करवा लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से डिजिटल बैंकिंग के नाम बैंक अकाउंट से रुपए लूटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। असुविधा के लिए खेद है। आपने अक्सर ऐसे शब्द कस्टमर केयर से फोन पर बातचीत के दौरान जरूर सुने होंगे, लेकिन कस्टमर केयर के रूप में कुछ साइबर ठग आपके बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। साइबर ठगों ने लूट का नया तरीका निकाला है। शातिर लोगों को फेक कॉल का ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर KYC के लिए कुछ फर्जी लिंक्स भेजकर लिंक डाउनलोड करवाकर लोगों को लूट रहे हैं। शातिर अधिकतर रिटायर्ड लोगों और सरकारी कर्मचारियों से ठगी कर रहे हैं।
शातिर केवाईसी, सोशल नेटवर्किंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एवं फेक पोर्टल बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। साइबर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल एडवाइजरी जारी की है। साइबर सेल के डीआईजी मोहित चावला का कहना है कि अज्ञात फोन कॉल का उत्तर न दें या संदिग्ध यूआरएल और लिंक पर क्लिक न करें। किसी व्यक्ति से या फोन पर कॉल पर अपनी निजी जानकारी और ओटीपी शेयर न करें। पीड़ित साइबर हेल्पलाइन 1930 और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर डिवीजन के नंबर 011234382007 पर भी संपर्क कर सकते हैं। समाचार नंबर 13। मंडी मध्यस्थता योजना का पैसा चुकता। बागबानों को सेब सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना MIS का पूरा पैसा चुकता कर दिया है। इस समय सरकार के पास बागबानों की कोई देनदारी नहीं बची है। पिछले सालों का 54 करोड़ रुपए बकाया था, जिसे पूरी तरह से चुकता कर दिया है। बागबानी विभाग ने हिमफेड व HPMC से इसे लेकर जानकारी मांगी है, जिन्होंने विभाग को बता दिया है कि बागबानों का MIS का पूरा पैसा चुकता कर दिया है। HPMC के पास 20 करोड़ रुपए की देनदारी थी, जिसे भी उसने चुका दिया है। बता दें कि पिछली सरकारों में बागबानों का MIS का पैसा पूरी तरह से नहीं दिया जा सका था। कोई न कोई दिक्कत इसमें पेश आ ही जाती थी, मगर प्रदेश सरकार ने बागबानों के पैसे को चुकता करने में गंभीरता दिखाई। ऐसे में अगले सेब सीजन में सेब की खरीद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार की 2 एजेंसियां बागबानों से MIS के तहत सेब खरीदती है। एक तो सरकारी एजेंसियों को सेब देने में पैसा नहीं मरता और दूसरा उनका C ग्रेड का सेब भी बिक जाता है। सरकार ने इसका मूल्य 12 रुपए किलो रखा है। इसमें भी एक साथ 2.5 रुपए का इजाफा किया था, जो पूर्व में नहीं हो सका। पिछली सरकारें हर सेब सीजन में 50 पैसे प्रति किलो रेट बढ़ाती थीं, जिससे बागबानों को उतना ज्यादा लाभ नहीं था। इस बार भी 12 रुपए प्रति किलो की दर से ही सरकारी एजेंसियां सेब की खरीद करेंगी। इस बार पहले के मुकाबले सेब ज्यादा होगा। माना जा रहा है कि सरकारी एजेंसियां भी पहले से ज्यादा सेब खरीदेगी, जिनको बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी की तरफ से ऐसे निर्देश हुए हैं। खुले मन से सरकारी एजेंसियों को देंगे सेब। MIS के तहत बागबान आराम से अपना सेब दे सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सल कॉटन की शर्त उन पर लागू है, परंतु अब पिछला कोई पैसा सरकार से उन्हें नहीं लेना है, इसलिए खुले मन के साथ वो सरकारी एजेंसियों को अपना C ग्रेड का सेब बेच सकेंगे। इस सेब की खरीद के लिए दोनों एजेंसियां अपने कलेक्शन सेंटर भी बनाने जा रही हैं। 15 जुलाई से पहले प्रदेश के सेब बहुल क्षेत्रों में 200 से ज्यादा कलेक्शन सेंटर स्थापित कर दिए जाएंगे। समाचार नंबर 14। SIHM का 12 करोड़ का भवन तैयार। राज्य के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM खनियारा धर्मशाला का नया भवन 12 करोड़ से अधिक बजट से बनकर तैयार कर लिया गया है। अब इसी शैक्षणिक सत्र से नए भवन में कक्षाएं चल पाएंगी, जिसमें थ्योरी के साथ 5 स्टार होटलों की तर्ज पर प्रैक्टिकल वर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर किया तैयार गया है। अब SIHM के छात्रों को जल्द ही हॉस्टल सुविधा भी मिल पाएगी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के छात्रों को नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट NCHMCT संघ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी JNU का ज्वानिट सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल में टूरिज्म इंडस्ट्री में 7% GDP को अब 15% करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके तहत ही अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को और अधिक फोकस करके आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टेट इंस्टीट्यूट के लिए 10.5 करोड़ का बजट केंद्र की ओर से प्रदान किया गया है, जबकि अब अन्य फिनिशिंग के कार्यों का बजट राज्य सरकार की ओर से प्रदान किया जा रहा है। संस्थान की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी, जिसमें वर्तमान में विभिन्न कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। स्टेट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें छात्र विभिन्न कोर्सों में दाखिला ले सकते हैं। सत्र 2024 से 25 के लिए संस्थान में 3 वर्षीय कोर्स में BSc HHA, 1.5 वर्षीय डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और बेकरी एंड कन्फेक्शनरी डिप्लोमा करने की सुविधा मिलेगी। इसमें बड़ी बात यह है कि छात्रों को प्रैक्टिकल किए जाने के लिए सभी प्रकार के प्रोडक्ट, रेस्तरां, होटल के कमरों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुफ्त में उपलब्ध करवाया जा रहा है। उधर जिला पर्यटन अधिकारी DTO एवं SIHM के प्रिंसिपल विनय धीमान ने बताया कि संस्थान का नया भवन तैयार कर लिया गया है। इस शैक्षणिक सत्र से नए भवन में कक्षाएं शुरू करवा दी जाएंगी।
साथ ही हॉस्टल की सुविधा भी जल्द ही छात्रों को मिल पाएगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।